हाय। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 7 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1975 को देखेंगे। ये बताता है कि जोन सी प्रॉपर्टी एक डिजीज से रिलेटेड है, जो पर्सन मर चुका है उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। मतलब कि जो उसका सक्सेसर है, अगर उस प्रॉपर्टी का पोजीशन उस पर्सन के पास नहीं है तो उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी को का पोजीशन दिलाने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो हमें इस सेक्शंस के अंदर दिया गया है। एक सेक्शन के अंदर में बताया गया है कि कैसे क्यूरेटर को अपॉइंट करना है, क्यूरेटर की पावर्स क्या होंगी, क्यूरेटर की ड्यूटीज क्या होंगी और क्या प्रोसीजर होगा इन सब चीज़ों को करने का, कि कैसे उसको पोजीशन दिलाया जाएगा। तो सबसे पहले जिस पर्सन जो जो भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, मतलब कि जिसके पास भी उसका पोजीशन होना चाहिए, उस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं है, लेकिन किसी और पर्सन ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर रॉन्गफुल पोजीशन कर रखा है या फिर फोर्सफुली उस पर्सन को हटा दिया जिसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन होना चाहिए था। तो जिस पर्सन के साथ गलत हुआ, जिस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन होना चाहिए था, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन लगाएगा इस बात की कि मुझे इस प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये राइट है इस प्रॉपर्टी के पोजीशन का। फिर डिस्ट्रिक्ट जज इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद एक समरी प्रोसीडिंग चलाएगा, जो कि ऑर्डर 37 सीपीसी के हिसाब से चलेगी। और उसी बीच अगर डिस्ट्रिक्ट जज को ये लगता है कि क्यूरेटर अपॉइंट होना चाहिए जो कि उस प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा, साथ ही साथ वो सारे अकाउंट्स मेंटेन करेगा, वो कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा एक पीरियड ऑफ इंटरवल के बाद उन अकाउंट्स को, वो अपनी रेम्यूनरेशन लेगा उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने की। और ये सब चीजें सेक्शंस के अंदर बताई गई हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी यहीं पे बता दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि ये एप्लीकेशन 6 मंथ्स के अंदर लगानी है उस डेट के जिस दिन वो पर्सन एक्सपायर हुआ था, जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी थी, जो पर्सन डिजीज्ड है, जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है, उसके एक्सपायर होने के 6 मंथ्स बाद ही 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही एप्लीकेशन लगानी है। तो ये भी यहीं पे बता दिया गया है। अब हम सेक्शन 192 से रीड करना स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 192 के अंदर क्या बताया, और हम सेक्शन 210 तक जाएंगे ये चीजें समझते समझते। तो सबसे पहले सेक्शन 192 के अंदर क्या बताया है। पर्सन क्लेमिंग राइट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज में अप्लाई फॉर रिलीफ अगेंस्ट रॉन्गफुल पोजीशन, की जो भी पर्सन ये कह रहा है कि सक्सेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी मेरे पास आनी चाहिए और इसका रॉन्गफुल पोजीशन हो रखा है, किसी गलत पर्सन ने इसका पोजीशन ले रखा है, तो वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है उस प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए। इफ एनी पर्सन डाइज लीविंग अ प्रॉपर्टी, अगर कोई भी पर्सन एक प्रॉपर्टी को छोड़ के मर जाता है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, एनी पर्सन क्लेमिंग टू राइट ऑफ बाय सक्सेशन देयर टू, तो अगर कोई भी पर्सन उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर रहा है एज अ सक्सेशन की ये प्रॉपर्टी मेरे पास बाय सक्सेशन आनी चाहिए, और एनी पोर्शन देयर ऑफ, या फिर उस प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन आना चाहिए मेरे पास, मे मेक एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट जज, तो क्या कर सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन लगा सकता है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज फाउंड और सिचुएटेड फॉर रिलीफ, उस डिस्ट्रिक्ट जज के पास जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी का कोई पार्ट या वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मिल रही है। ईदर आफ्टर एक्चुअल पोजीशन हैज बीन टेकन बाय अनदर पर्सन, चाहे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन उस पर्सन के पास नहीं है, किसी और पर्सन ने उससे वो पोजीशन ले लिया है, और व्हेन फोर्सिबली मींस ऑफ सीजिंग पोजीशन आर एप्रीहेंडेड, या फिर उसे ऐसा लगता है कि अभी तो वो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कोई और पर्सन मुझसे फोर्सिबली इस प्रॉपर्टी को छीन लेगा या मेरे पोजीशन से इसको ले लेगा। Any agent, relative or near friend of the court of wards in case within their cognizance may in the event of any minor or any disqualified or absent person being entitled by succession of such property as aforesaid make like application for relief, तो अगर कोई माइनर है या फिर कोई डिसक्वालिफाइड या एब्सेंट पर्सन है तो उसके बिहाफ पे उनका कोई एजेंट या कोई रिलेटिव या फिर नेक्स्ट फ्रेंड या कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है ये एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं उनके बिहाफ के ऊपर। तो ये हमें सेक्शन 192 के अंदर बता दिया गया। फिर आता है, अब कोर्ट के अंदर आपने एप्लीकेशन लगा दी डिस्ट्रिक्ट जज के बाद, अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है इंक्वायरी करेगा, जो कि सेक्शन 193 के अंदर बताया कि इंक्वायरी मेड बाय जज, की अब जब कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन लग गई कि उसका रॉन्गफुल पोजीशन हो रखा है,
तो अब जो जज है वो इंक्वायरी करेगा। द डिस्ट्रिक्ट जज टू whom such application is made shall in the first place examine the application on oath। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन को ओथ के ऊपर एग्जामिनेशन करेगा, मतलब एफिडेविट लेगा, एंड मेक सच फर्दर इंक्वायरी, और आगे की इंक्वायरीज करेगा, इफ एनी, अगर उसको लगता है, एज इट थिंक्स नेसेसरी, as to whether there is sufficient ground for believing that the party in possession of taking forcibly means for seizing possession has no lawful title। और वो इंक्वायरी के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो इस पर्सन के पास अभी पोजीशन है या फिर जो फोर्सफुली पोजीशन ले लेगा उसके पास पोजीशन नहीं होना चाहिए, and that the applicant or the person on whose behalf he applies is really entitled and likely to be materially prejudiced if left to the ordinary remedy of a suit, and that the application is made bona fide। और कोर्ट को लगता है कि जिस पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई है या फिर जिस किसी और के बिहाफ पे लगाई है, उस पर्सन के बिहाफ में उस पर्सन के पास इस प्रॉपर्टी का पोजीशन होना चाहिए, और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ऑर्डिनरी रेमेडी के साथ तो उसके बाद प्रिजुडिस होगा, और जो उसने एप्लीकेशन लगाई है वो बोनाफाइड एप्लीकेशन लगाई है। तो इसके बाद क्या होगा, कोर्ट को लगता है कि अब कोर्ट को बिलीव हो जाएगा कि अब ये जो प्रॉपर्टी है ये उस पर्सन के पास ही होनी चाहिए जिसने एप्लीकेशन लगाई है, जिसके बिहाफ पे एप्लीकेशन लगाई गई है। तो अब कोर्ट क्या करेगा, अब एक प्रोसीजर फॉलो होगा जो कि सेक्शन 194 के अंदर बताया गया है। इफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज सेटिस्फाइड, अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है सेटिस्फाई हो गया दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर बिलीविंग एज अफोरसेड बट नॉट अदरवाइज, he shall summon the party complained of। अब वो कोर्ट क्या करेगा, वो सम्मन इशू करेगा, किसको, जिस पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है कि भाई इस पर्सन के पास इस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं होना चाहिए, या फिर ये पर्सन जो है फोर्सफुली अब इस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने वाला है, एंड गिव अ नोटिस ऑफ वैकेंट और डिस्टर्ब्ड पोजीशन बाय पब्लिकेशन, और उसको एक नोटिस देगा कि इस प्रॉपर्टी को वैकेंट कर दिया जाए, या फिर एक पब्लिकेशन दे देगा कि इस प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर दिया जाए, डिस्टर्ब पोजीशन कर दिया जाए। एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ अ रीजनेबल टाइम, अब एक रीजनेबल टाइम बीत जाएगा, शेल डिटरमाइन समरली द राइट टू पोजीशन एंड शेल डिलीवर पोजीशन अकॉर्डिंगली। तो एक समरी प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद जो है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है किसके पास आ जाएगा, जिस पर्सन के पास होना चाहिए था कोर्ट के हिसाब से। प्रोवाइडेड दैट जज शेल हैव द पावर टू अपॉइंट एन ऑफिसर हु शेल टेक एन इन्वेंटरी ऑफ इफेक्ट्स, और साथ ही साथ कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो एक ऑफिसर अपॉइंट कर दे जो कि इन्वेंटरी ऑफ इफेक्ट्स देखेगी, एंड सील और अदरवाइज सिक्योर द सेम, और सील भी कर सकती है उस प्रॉपर्टी को और सिक्योर भी कर सकती है, अपॉन बीइंग अप्लाइड फॉर द पर्पस विदाउट डिले वेदर ही शैल हैव कंक्लूडेड एन इंक्वायरी नेसेसरी फॉर समनिंग द पार्टी कंप्लेंट ऑफ और नॉट। चाहे उस जिस पार्टी को बुलाना था वो कोर्ट ने उस इंक्वायरी को पूरा किया या नहीं किया कि भाई इसको सम्मन भेजा जाना चाहिए ना नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट को ये सही लगता है कि पहले ही इस प्रॉपर्टी को सील कर लिया जाए या फिर सिक्योर किया जाए किसी भी तरीके से, तो कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट कर सकता है उस प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए। फिर अब सेक्शन 195 के अंदर बताएगा कि कोर्ट जो है वो क्यूरेटर अपॉइंट कर सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ क्यूरेटर पेंडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, कि भाई जब प्रोसीडिंग पेंडिंग है, जब समरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो कोर्ट क्या कर सकता है, क्यूरेटर अपॉइंट कर सकता है। इफ इट इज फर्दर अपीयर्स अपॉन सच इंक्वायरी, कि भाई कोर्ट ने इंक्वायरी करी और उसको ऐसा लगता है एज अफोरसेड दैट डेंजर इज टू बी एप्रीहेंडेड ऑफ द मिस एप्रोप्रिएशन, कि भाई इस चीज का डेंजर है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है, या फिर वेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर समरी प्रोसीडिंग कैन बी डिटरमाइन, कि भाई जब तक ये समरी प्रोसीडिंग डिटरमाइन होगी तब तक उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या वेस्ट कर दिया जाएगा, तो उस केस के अंदर कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो क्यूरेटर अपॉइंट कर सकता है, एंड दैट द डिले इन ऑब्टेनिंग सिक्योरिटी फ्रॉम द पार्टी इन पोजीशन और इनसफिशिएंसी देयरफॉर लाइकली टू एक्सपोज द पार्टी आउट ऑफ पोजीशन टू कंसिडरेबल रिस्क, की और जितने टाइम में अगर मान लीजिए जो कंप्लेंट है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है उससे जितने टाइम में सिक्योरिटी ली जाएगी उतने टाइम में उस प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचा देगा। प्रोवाइडेड ही इज द लॉफुल ओनर, द डिस्ट्रिक्ट जज में अपॉइंट वन और मोर क्यूरेटर्स whose authority shall continue according to the term of their respective appointment। तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक या एक से ज्यादा क्यूरेटर अपॉइंट कर सकता है जिस हिसाब से उसको पावर दी जाएगी। And in no case beyond the determination of summary proceeding and that confirmation of delivery of possession in consequence thereof। तो और वो क्यूरेटर कितने टाइम तक होगी, जब तक वो समरी प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती और उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है जिस पर्सन के पास आ जाना चाहिए था उस पर्सन के पास नहीं आ जाता। Provided that in case of land a judge may delegate to the collector or to any officer subordinate to the collector the powers of a curator। तो कोर्ट जो है अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी कोई लैंड होती तो उस केस के अंदर जो क्यूरेटर है वो किसको अपॉइंट कर सकती थी, कोर्ट कलेक्टर को अपॉइंट कर सकती थी, या फिर कोई कलेक्टर के अंडर का जो ऑफिसर हो सकता था उसको भी अपॉइंट कर सकती थी लैंड के केस के अंदर।
Provided further that every appointment of a curator in respect of any property shall be duly published, और जिसको भी अपॉइंट करेगी तो जो उसकी अपॉइंटमेंट है वो पब्लिश्ड होनी चाहिए। अब आती है कि पावर्स क्या है क्यूरेटर की। सेक्शन 196 से बताया गया कि ये जो क्यूरेटर अपॉइंट किए गए हैं इनकी पावर्स क्या है। Powers conferable on curator. The district judge may authorize the curator to take possession of the property either generally, कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो ऑथोराइज कर सकता है कि आप इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लीजिए, चाहे वो जनरली भी ले सकता है या फिर, और अंटिल सिक्योरिटी इज गिवन बाय पार्टी इन पोजीशन, या फिर जब तक कि ये जो पार्टी इन पोजीशन है जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो सिक्योरिटी सबमिट नहीं कर देती कोर्ट के अंदर, तब तक के लिए इस जो प्रॉपर्टी है इसका पोजीशन ले लिया जाए। और अंटिल इन्वेंट्रीज ऑफ द प्रॉपर्टी हैव बीन मेड, या फिर इन्वेंट्रीज जब तक नहीं बना दी जाती इस प्रॉपर्टी की, और फॉर एनी अदर पर्पस नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग द प्रॉपर्टी, या फिर कोई और पर्पस जिसकी वजह से भाई इस प्रॉपर्टी को सिक्योर करना जरूरी था तो इस प्रॉपर्टी का जो है पोजीशन ले लिया जाना चाहिए क्यूरेटर के द्वारा। फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन और वेस्ट बाय द पार्टी इन पोजीशन, कि भाई जिस पर्सन के पास अभी प्रॉपर्टी है जिसके पोजीशन में वो इस प्रॉपर्टी को वेस्ट कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है तो इसका पोजीशन जो है क्यूरेटर के पास आ जाना चाहिए, तो उस केस के अंदर भी क्यूरेटर जो है इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है। Provide that it shall be in the discretion of the judge to allow the party in possession to continue in such possession on giving security or not, and may on any continuance in possession shall be subject to such order as the judge may issue touching inventories or the securing of deeds or other effects। तो कोर्ट को जैसा ठीक लगेगा वो वैसा करेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है सिक्योरिटी देने के बाद उस पर्सन के पास पोजीशन में वापस दे देनी चाहिए या फिर नहीं दे देनी चाहिए, तो कोर्ट को जैसा भी ठीक लगेगा कोर्ट वैसा ही करेगा। फिर आता है सेक्शन 197, प्रोहिबिशन ऑफ एक्साइज ऑफ सर्टेन पावर्स बाय क्यूरेटर्स, कि भाई अब क्यूरेटर की जो पावर्स है उसके ऊपर भी कुछ प्रोहिबिशंस लगा दी गई। वेयर अ सर्टिफिकेट हैज बीन ग्रांटेड अंडर पार्ट 10 और अंडर सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 1889 और अ ग्रांट ऑफ प्रोबेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन मेड, अ क्यूरेटर अपॉइंटेड अंडर दिस पार्ट शैल नॉट एक्साइज एनी अथॉरिटी लॉफुली बिलोंगिंग टू द होल्डर्स ऑफ द सर्टिफिकेट और टू एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई एक पर्सन को अगर पार्ट 10 के हिसाब से या फिर सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट के हिसाब से एक सर्टिफिकेट मिल गया किस चीज का, प्रोबेट का, मतलब कि जैसे जिसके अंदर हम विल को जब सर्टिफाई करा देते हैं कोर्ट से तो प्रोबेट का सर्टिफिकेट मिल गया या कोई भी सर्टिफिकेट मिल गया जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो पर्सन है वो उसका लीगली ऑनर है या फिर कोई एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसके अगेंस्ट जो है क्यूरेटर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता। Payments of debts etc. to curators. All the person who have paid debts or rent, a curator authorized by a court to receive them shall be indemnified, and the curator shall be responsible for the payments thereof to the person who has obtained a certificate, probate or letters of administration as the case may be। अब किसी पर्सन ने को अगर उस प्रॉपर्टी में से रेंट देना था या फिर कोई भी डेब्ट्स देने थे तो अब क्यूरेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उन पर्सन को वो पेमेंट करने के लिए, या जिस पर्सन ने सर्टिफिकेट ले लिया या प्रोबेट ले लिया या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, जिस भी हिसाब से जैसा भी ठीक होगा, तो अब जो क्यूरेटर है वो सब चीजें देखेगा। फिर सेक्शन 198 आता है, तो सेक्शन 198 कहता है कि क्यूरेटर टू गिव सिक्योरिटी एंड मे रिसीव रेम्यूनरेशन, कि क्यूरेटर जो है कोर्ट उससे भी सिक्योरिटी ले सकता है ताकि जो काम उसको दिया गया है उस काम को वो ढंग से निभाए और साथ ही साथ उसको एक काम करने के लिए रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। तो द डिस्ट्रिक्ट जज शैल टेक फ्रॉम द क्यूरेटर अ सिक्योरिटी फॉर फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ट्रस्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्यूरेटर से उसकी जो ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, मैं जो भी उस पर्सन को अपॉइंट किया कि उस काम को सही से करे, तो उसके बदले जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या कर सकते हैं कि उस पर्सन से जो है सिक्योरिटी रखवा सकता है कि उसके कुछ प्रॉपर्टी है कुछ सिक्योरिटी रखवाएगा कि ताकि वो अपना काम जो है वो ढंग से करे, एंड फॉर रेंडरिंग सेटिस्फैक्टरी अकाउंट्स की, और वो ताकि सेटिस्फैक्टरी अकाउंट्स दे ऑफ द सेम एज हेयरिन प्रोवाइडेड, and may authorize him to receive out of the property such remuneration in no case exceeding 5% on the movable property and on the annual profits of the immovable property as the district judge thinks reasonable। और साथ ही साथ वो क्यूरेटर को ये राइट देता है कि वो अपनी रेम्यूनरेशन ले, लेकिन वो रेम्यूनरेशन जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, उससे जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसकी प्रॉफिट से 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो जो रेम्यूनरेशंस वो क्यूरेटर लेगा।
All surplus money realized by the curator shall be paid into the court and invested in public securities for the benefit of person entitled thereto upon education of the summary proceeding। और इसके अलावा जो 5% के ऊपर जो भी सरप्लस आएगा, जो भी रेम्यूनरेशन लेने के बाद क्यूरेटर की जो सरप्लस आएगा, वो सरप्लस जो है क्यूरेटर को कोर्ट के अंदर सबमिट करना होगा। उसके बाद वो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, पब्लिक सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, जो कि पैसा किसके बेनिफिट के लिए होगा, जो भी वो इन्वेस्टमेंट होगी किसके बेनिफिट के लिए होगा, जिसके भी फेवर में एजुकेशन जो है समरी प्रोसीडिंग की आएगी। सिक्योरिटी शैल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम क्यूरेटर विद ऑल रीजनेबल डिस्पैच and where it is practicable shall be taken generally to answer all the cases where the person may be after appointed curator, but no delay in taking of security shall prevent the judge from immediately investing the curator with powers of his office। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अभी क्यूरेटर से एकदम से सिक्योरिटी नहीं ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज के पास ये पावर नहीं है कि वो क्यूरेटर को पावर्स दे दे। तो क्यूरेटर को जज जो है पावर्स दे सकता है, चाहे वो उससे सिक्योरिटी बाद में भी ले रहा है। फिर आता है सेक्शन 199। फिर सेक्शन 200 से इसकी ड्यूटीज चालू हो जाएंगी कि ड्यूटीज ऑफ क्यूरेटर क्या होती है। तो सबसे पहले सेक्शन 199 रिपोर्ट फ्रॉम कलेक्टर वेयर स्टेट इंक्लूड्स रिवेन्यू पेइंग लैंड। भाई जहाँ पे रिवेन्यू पेइंग लैंड है तो उस केस में क्या होगा कि जो कलेक्टर है उससे रिपोर्ट्स ली जाएंगी कोर्ट के द्वारा। वेयर द एस्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन कंसिस्ट होली और इन पार्ट ऑफ लैंड पेइंग रिवेन्यू टू गवर्नमेंट्स, कि भाई जहाँ पे जो एस्टेट है, जो डिजीज पर्सन मरा है उसकी जो एस्टेट है वो कैसी एस्टेट है जिससे कि रिवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को। In all matters regarding the property of summoning the party in possession of appointing a curator or of nominating individuals to that appointment, the district judge shall demand a report from collector and collector shall thereupon furnish the same। तो इस केस के अंदर भाई जब ये सब चीजें होंगी उससे पहले कोर्ट क्या करेगा कि जो कलेक्टर है वहां का उससे वो रिपोर्ट मांगेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। Provided that in case of urgency the judge may proceed in first instance without such report। और अगर ऐसी अर्जेंसी जज को लगती है कि भाई नहीं ये रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, इससे पहले ही मेरे को प्रोसीडिंग्स जो है इसकी चालू कर देनी चाहिए, तो कोर्ट वो प्रोसीडिंग्स भी चालू कर सकता है बिना उस रिपोर्ट को मंगाए हुए। The judge shall not obliged to act in conformity with any such report, but in case of his acting otherwise and according to such report, he shall immediately forward a statement of his reasons to the High Court। भाई ये कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस रिपोर्ट के हिसाब से ही काम करे, लेकिन अगर वो उस रिपोर्ट के अलग जाके काम करेगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन है इमीडिएटली हाई कोर्ट को भेजनी होगी। एंड द हाई कोर्ट इफ इज डिससैटिस्फाइड विद सच रीजंस शैल डायरेक्ट द जज टू प्रोसीड कंफरेबली टू द रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर। और अगर हाई कोर्ट भी जो है उससे डिससैटिस्फाइड हो जाता है तो वो उसको कहेगा नहीं, आप जो रिपोर्ट आपको कलेक्टर ने भेजी आप उसके हिसाब से ही काम कीजिए। अब आता है कि ड्यूटीज ऑफ क्यूरेटर क्या होंगी, कि क्यूरेटर की ड्यूटीज क्या होंगी सेक्शन 200 के अंदर। इंस्टीट्यूशन एंड डिफेंस ऑफ सूट्स। द क्यूरेटर शैल बी सब्जेक्ट to all orders of the district judge regarding the institution of the defense of the suit, and all suit may be instituted or defended in the name of the curator in behalf of the state। कि भाई जो क्यूरेटर है, जो भी उसको ऑर्डर्स मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज से कि भाई इंस्टीट्यूशन करने के सूट्स के या फिर इस सूट को डिफेंस करने के, तो एंड ऑल सूट्स में भी इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड इन द नेम ऑफ द क्यूरेटर। तो सारे के सारे सूट्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि क्यूरेटर के नाम पे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं या फिर क्यूरेटर के नाम पे डिफेंड हो सकते हैं। Provided that an express authority shall be requisite in order of the curator's appointment for the collection of debts or rents, but such express authority shall enable the curator to give full acquittance for any sums of money received by virtue thereof। तो जो अगर वो सम को कलेक्ट कर रहा है, जो क्यूरेटर है, अगर कोई भी डेब्ट्स को या रेंट्स को कलेक्ट कर रहा है तो उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि उसको एनेबल करे इस काम को करने के लिए। उसके बाद आता है सेक्शन 201 अलाउंसेस टू अपेरेंट ओनर्स पेंडिंग कस्टडी बाय क्यूरेटर। पेंडिंग द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द क्यूरेटर, कि भाई किसी प्रॉपर्टी की जो कस्टडी है वो पेंडिंग है क्यूरेटर के पास। द डिस्ट्रिक्ट जज मे मेक सच अलाउंसेस टू पार्टीज हैविंग अ प्राइमरी फेसी राइट thereas upon a summary investigation of the rights and circumstances of the parties interested he consider necessary, and may at his discretion take security for the repayment thereof with interest in the event of the party being found upon the education of the summary proceeding and not to be entitled thereto। फिर आता है सेक्शन 202 अकाउंट्स टू बी फाइल्ड बाय क्यूरेटर। अब जो क्यूरेटर है उसको जो अकाउंट्स है वो फाइल करने होंगे कोर्ट के अंदर। The curator shall file monthly accounts in abstract and shall on expiry of each period of 3 months
if his administration lasts so long and upon giving up possession of the property file a detailed accounts of his administration into the satisfaction of the district judge। कि हर महीने जो भी अकाउंट्स है उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्यूरेटर जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा, और जब वो खत्म भी हो रहा है उसका जो पीरियड है तो उस वक्त भी वो जो भी अकाउंट्स है वो सारे कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा। फिर सेक्शन 203 कहता है कि इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स एंड राइट्स ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी टू कीप डुप्लीकेट, कि भाई जो सी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो भी उस सूट के अंदर पार्टीज हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो जो अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है इस क्यूरेटर द्वारा उनको इंस्पेक्ट कर सकती है, कभी भी इंस्पेक्ट कर सकती है, और जो भी उसकी डुप्लीकेट कॉपीज भी अपने पास रख सकती हैं। The accounts of the curator shall be open to the inspection, कि भाई जो भी अकाउंट्स वो मेंटेन करें वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन होंगे ऑफ ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड, जितनी भी पार्टीज उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड हैं सब के सब उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड इट शैल बी कंपिटेंट फॉर एनी सच इंटरेस्टेड पार्टी टू अपॉइंट अ सेपरेट पर्सन टू कीप अ डुप्लीकेट अकाउंट ऑफ ऑल द रिसीव्ड एंड पेमेंट बाय द क्यूरेटर, कि भाई वो सेपरेटली भी वो अपने पास मेंटेन कर सकते हैं सारी कॉपीज जो भी क्यूरेटर अपने पास मेंटेन कर रहा है उसकी। इफ इट इज फाउंड दैट द अकाउंट्स ऑफ द क्यूरेटर आर इन एरियर, अगर ऐसा पाया जाता है कि जो अकाउंट्स वो मेंटेन कर रहा है वो एरियर के अंदर है, और दे आर एररनियस और इनकम्प्लीट, या फिर वो एररनियस है या फिर इनकम्प्लीट है, किसी भी तरीके से उनको कोई गलती है या पूरे नहीं है, और इफ द क्यूरेटर डज नॉट प्रोड्यूस देम व्हेनेवर ही ऑर्डर टू डू सो, और अब भाई जब उनको उस क्यूरेटर को बोला जा रहा है आप इस अकाउंट्स को प्रोड्यूस कीजिए, वो उन अकाउंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है by the district judge, he shall be punishable with fine not exceeding 1000 rupees for each such default। तो जितनी बारी वो ऐसा डिफॉल्ट करेगा उतनी बारी उसके ऊपर 1000 रुपीज तक का फाइन लगेगा कोर्ट के द्वारा। फिर आता है सेक्शन 204 बार टू अपॉइंटमेंट ऑफ सेकंड क्यूरेटर ऑफ फॉर सेम प्रॉपर्टी, कि भाई अगर सेम प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर कोई और कोर्ट क्यूरेटर लगा रहा है तो वो क्यूरेटर नहीं लगा सकता, उसके ऊपर बार है। अगर मान लीजिए किसी पार्ट के ऊपर क्यूरेटर अपॉइंटेड नहीं है और वो प्रॉपर्टी किसी और डिस्ट्रिक्ट के मतलब किसी और जुरिडिक्शन के अंदर आती है, या फिर वही प्रॉपर्टी दूसरी जुरिडिक्शन में आती है लेकिन उसके ऊपर भी क्यूरेटर अपॉइंट नहीं है, तो दूसरा जो कोर्ट है वो उसके ऊपर क्यूरेटर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्यूरेटर अपॉइंटेड है तो दूसरा कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्यूरेटर अपॉइंट नहीं कर सकता। If the judge of any district has appointed a curator in respect of the whole of the property of a deceased person, such appointment shall percolate the judge of any other district, कि वो percolate करेगा किसी और डिस्ट्रिक्ट के जज को of any other district within the same state from appointing any other curator, कि वो सेम स्टेट के किसी और जज को percolate करेगा कि आप इसके ऊपर जो है क्यूरेटर अपॉइंट नहीं कर सकते। But the appointment of curator in respect of a portion of the property of deceased shall not percolate the appointment within the same state of another curator in respect of the residue of any portion thereof। लेकिन अगर कोई रेजिड्यू रह गया जिसके ऊपर क्यूरेटर अपॉइंट नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई दूसरा कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है क्यूरेटर को। Provided that no judge shall appoint a curator to entertain a summary proceeding in respect of property which is subject to summary proceeding previously instituted in the part of the another judge, कि भाई अब वो किसी और जज के पास उसकी summary proceeding चल रही है, अब आपने भी उसको summary proceeding चला के curator appoint कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। Provided further that if two or more curators are appointed by different judges for several part of an estate, the High Court may make such orders as think fit for the appointment of one curator of the whole property। भाई दो जजेस ने अब क्यूरेटर अपॉइंट कर दिया तो अब क्या होगा कि हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको क्या करना है, कैसे क्यूरेटर्स की अपॉइंटमेंट को करना है, तो वो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, हाई कोर्ट उसके ऊपर जो है डिसीजन देगा। अब यहाँ पे लिमिटेशन भी बता दी सेक्शन 205 के अंदर की एन एप्लीकेशन अंडर दिस पार्ट टू द डिस्ट्रिक्ट जज मस्ट बी मेड विद इन 6 months ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर हुज प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय राइट इन सक्सेशन, कि जिस भी मृत व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर राइट बाय सक्सेशन मांगा जा रहा है उसकी डेथ के 6 months के अंदर जो है इस पार्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। पार्ट 7 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1975 का, तो इसके 1925 का, तो इसके अंदर हमें विद इन 6 months जो है एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। फिर सेक्शन 206 से कहता है बार टू एनफोर्समेंट ऑफ पार्ट अगेंस्ट पब्लिक सेटलमेंट और लीगल डायरेक्शन बाय डिजीज। अब कोई लीगल डायरेक्शन दिया था डिजीज ने, या फिर अगर वो पब्लिक सेटलमेंट के अगेंस्ट है तो उस केस के अंदर भी जो है इसकी जो इन्फोर्समेंट जो है जो इस पार्ट 7 की इसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। भाई अब कोई लीगल चीज जो है जो मर गया व्यक्ति उसने कोई बोली थी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जो भी चीज उसने बोली थी उस चीज के फेवर में ही रहेंगे। फिर सेक्शन 207 बोलता है कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स टू बी मेड क्यूरेटर इन केस ऑफ माइनर्स हैविंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू इट्स जुरिडिक्शन, कि भाई अगर माइनर जो है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसके अंदर कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स जो है वो उसको क्यूरेटर बनाया जाएगा, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स को।
तो ये बता दिया सेक्शन 207 के अंदर। फिर सेक्शन 200 के अंदर बता दिया सेविंग ऑफ राइट टू ब्रिंग सूट, नथिंग कंटेन दिस पार्ट शैल एनी इम्पीडियन टू ब्रिंगिंग द सूट आइदर पार्टी हुज एप्लीकेशन हैव बीन मेड रिजेक्टेड बिफोर आफ्टर समनिंग ऑफ द पार्टी पोजीशन और पार्टी हु मे हैव बीन इविक्टेड फ्रॉम पोजीशन अंडर दिस पार्ट, कि भाई जिसको अब जिसके अगेंस्ट ही हो चुके हैं आप वो इसके अंदर प्रोसीडिंग नहीं लेके आ सकता। फिर इसके इफेक्ट क्या होंगे कि आप अगर इसके अंदर डिसीजन आ गया तो आप जो है अपील के अंदर नहीं जा सकते या रिव्यू नहीं कर सकते इस एप्लीकेशन को, एक बार जो डिसीजन आ गया वो फाइनल होगा। और अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक क्यूरेटर की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, पब्लिक क्यूरेटर्स अपॉइंट कर सकती है कि भाई जब भी कोई ऐसी प्रोसीडिंग आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो उन्हीं पब्लिक क्यूरेटर्स में से किसी पब्लिक क्यूरेटर को अपॉइंट करेगा उस प्रॉपर्टी के को सेटल करने के लिए। तो ये सब हमें इसके अंदर बता दिया गया। तो हमारा पार्ट 7 कंप्लीट होगा, जिसके अंदर हमने क्या सीखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज, की कैसे एक डिजीज की जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी अगर उसका रॉन्गफुल पोजीशन हो जाता है और उसका पोजीशन जो है उसके सक्सेसर के पास जाना चाहिए था। तो ये सिर्फ पोजीशन के लिए, अगर और कोई राइट इसके अंदर मांगा जाएगा तो और कोई राइट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक रॉन्गफुल पोजीशन से हटाने के लिए जिस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं होना चाहिए था, और जो पर्सन है जिसके पास उसका पोजीशन होना चाहिए था उसके पास उसको पोजीशन दिलाया जाएगा। तो सिर्फ ये प्रोसीडिंग इसी के लिए, इसके अंदर और कोई राइट जो है उस पर्सन को नहीं मिलेगा।